हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडी और टेक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं MPS 004 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और जो भी आपकी क्वेश्चन क्वेरीज है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और वो ये कि आज हम जो पार्ट सेकंड कर रहे हैं उसमें हम कवर करने वाले हैं पिछले 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और हमने उनको यूनिट वाइज डिवाइड करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी ऐड कर लिया है। तो आज हम करेंगे यूनिट 13 से लेकर 21 तक के PYQ प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, पार्ट 1 में हमने यूनिट 1 से 12 कवर किया था और पार्ट 3 में यूनिट 22 से 30। तो तीनों ही वीडियो बहुत ज़रूरी है, तीनों ही पार्ट बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। सो सारी वीडियोस देखना, और जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप्स या फिर आपके फ्रेंड्स हैं उन तक वीडियोस ज़रूर पहुंचाना। ठीक है, बहुत आसान भाषा में हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टडी द नेशनलिज्म। यानी कि बात करेंगे यहाँ पे नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए हम कौन कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे कि लिबरलिज्म और मार्क्सियन। आंसर पे बढ़ने से पहले एक बात बताती हूँ। लिबरलिज्म हमने पहले से पढ़ा हुआ है। ये एक लैटिन वर्ड लिबर से आया है जिसका मतलब होता है फ्री। ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल की बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं। मार्क्सियन की अगर बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया है, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अभी फिर से आगे बताऊंगी। वो एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स ने बताया था कि रिच और पुअर का जो गैप है वही सारी जो है चीज़ों की जड़ है। ठीक है, चलो अब है लिबरल अप्रोच टू नेशनलिज्म, यानी कि फोकस ऑन इंडिविजुअल्स। जो लिबरल्स हैं वो नेशनलिज्म को देखते हैं कि नेशनलिज्म का मतलब है कि यहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम है और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। राइट, सो लिबरल सी नेशनलिज्म एज अ वे टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट एंड फ्रीडम। साथ ही कहते हैं नेशन बेस्ड ऑन कंसेंट। अकॉर्डिंग टू लिबरल्स, जो नेशन है उनको उसको लोगों ने विलिंगली चूज किया है, यानी कि यहाँ पे लोगों ने कंसेंट अपना जो है दिया है, या आप कह दो कि लोगों की इच्छा से जो एक नेशन है वो बनता है जहाँ पे लोग एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट है एम्फोसाइजेज ऑन डेमोक्रेसी, यानी कि जो नेशनलिज्म है वो सपोर्ट करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को। क्योंकि देखो नेशनलिज्म के अंदर क्या होता है, आपको वोट, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वोट आप दे सकते हो, यहाँ पे इक्वालिटी है, आपके पास फ्रीडम है और लिबर्टी भी है। ठीक है, इसके अलावा कह रहे हैं प्रमोट यूनिटी थ्रू शेयर्ड वैल्यूज़, यानी कि नेशन का मतलब होता है जहाँ पे जो लोग हैं वो एक साथ हैं, फोर्स से नहीं, कॉमन प्रिंसिपल्स है। यानी कि लोग एक साथ हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम है, लोग एक साथ हैं क्योंकि जस्टिस है, क्योंकि इक्वालिटी है ना, जहाँ पे रिस्पेक्ट है, यूनिटी है। नेक्स्ट है नेशन स्टेट एंश्योर वेलफेयर, यानी कि द स्टेट शुड वर्क फॉर पीपल्स डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। यानी कि कह रहे हैं जो नेशन स्टेट है उनको लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, डेवलपमेंट करनी चाहिए, लोगों की खुशी के लिए काम करना चाहिए। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यानी कि जो लिबरल नेशनलिज्म है वो एनकरेज करता है, इनके हिसाब से नेशनलिज्म एनकरेज करता है कॉपरेशन को और रिस्पेक्ट अमंग नेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है मार्क्सियन अप्रोच टू नेशनलिज्म। देखो अभी बताती हूँ, जहाँ पे भी आप कार्ल मार्क्स का नाम देख लो ना, आपको बहुत एक सिंपल सी थ्योरी अपने दिमाग में रखनी है कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, यानी कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वहाँ पे क्या होता है कि जो अमीर हैं, जो रिच लोग हैं, वो पुअर लोगों को परेशान करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसी गैप को ख़त्म करने की वो बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, ठीक है, या एक फैक्ट्री है, मान लो उस फैक्ट्री या कंपनी के जो ओनर हैं वो ऑब्वियसली बात है वो रिच हैं, राइट, तो वो कैपिटलिस्ट में आते हैं। वो क्या करेंगे, वो अपने प्रॉफिट के लिए उस फैक्ट्री का या उस कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, वो जो मालिक है वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए उन लेबर से और उन वर्कर से काफ़ी लंबे समय तक काम कराएगा। हो सकता है प्रॉपर वेजेस में ना दे, है ना, कुछ अच्छी आप कह सकते हो कि मेडिकल कंडीशंस भी ना कुछ मिले, है ना, अच्छी सैनिटेशन ना हो। तो कुल मिला के एक कंपनी का जो मालिक है वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ज़रूरत है कि लोग अवेयर हों और ये जो नेशनल बाउंड्रीज हैं इनको छोड़ के पूरी दुनिया भर से लोग, जितने भी लेबर्स हैं, वो एक साथ आएँ और आवाज़ उठाएं और रेवोल्यूशन लेकर आए। रेवोल्यूशन कैसा कि कैपिटलिज्म को एकदम ओवरथ्रो कर दें और क्या करें, सोशलिज्म को लेकर आए, है ना। सोशलिज्म क्या है, जहाँ पे
फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेल्थ का, जहाँ पे जो रिच पुअर का गैप है ये नहीं होता है। तो ये जो आपको कहानी सुनाई है कार्ल मार्क्स से रिलेटेड, सोशलिज्म से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन आए, हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो आपको सेम कहानी वहाँ पे रिपीट करनी है। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। ये कह रहे हैं क्लास बेस्ड व्यूज, यानी कि जो मार्क्सिस्ट हैं वो नेशनलिज्म को देखते हैं कि नेशनलिज्म क्यों आया है, इकोनॉमिक और क्लास स्ट्रगल की वजह से। टूल ऑफ द रूलिंग क्लास, तो इनके हिसाब से नेशनलिज्म एक टूल है जिसको पावरफुल ग्रुप्स यानी कि जो अमीर लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए और उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्लास एक्सप्लॉयटेशन से। क्योंकि जिस दिन वर्कर्स अवेयर हो गए कि अच्छा हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें प्रॉपर वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं और बस यही अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना, जब ऐसा ऐसा होगा तो इसलिए जो अमीर हैं इनके हिसाब से वो एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं नेशनलिज्म को। राइट, नेक्स्ट इज नेशन लिंक टू कैपिटलिज्म। ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ा ऐसे ऐसे क्या हुआ, नेशंस वर क्रिएटेड टू सपोर्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है वर्कर्स शुड यूनाइट। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि भाई दुनिया भर से लोगों को एक साथ आना चाहिए, जितने भी वर्कर्स हैं, और उनको यूनाइट होना चाहिए और नेशनल बाउंड्रीज को पार करना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। नेशनलिज्म कैन डिवाइड वर्कर्स, कि ये बोलते हैं कि नेशनलिज्म में एक दिक्कत है वो ये कि ये आर्टिफिशियल डिफरेंसेस बना देता है, यानी लोगों का कल्चर अलग है, कंट्री अलग है, बट लोग भूल जाते हैं कि भाई आप सेम क्लास से हो। आप अगर इंडिया में एक वर्कर हो तो फिर आप कोरिया में भी एक वर्कर हो, आप अमेरिका में भी एक वर्कर हो, बट आपको पता है डिफरेंस बहुत है, कंडीशंस में डिफरेंट है, टाइमिंग डिफरेंस है, सॉरी टाइमिंग में डिफरेंस है और वेजेस में डिफरेंस है ना। बट कार्ल मार्क्स का यही मानना है कि सबको यूनाइट होना चाहिए और एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, लेनिन्स व्यू ऑफ इम्पेरियलिज्म एंड इट्स क्रिटिक। नेक्स्ट है मार्क्स व्यू ऑफ कॉलोनियलिज्म। लेनिन्स व्यू ऑफ इम्पेरियलिज्म, तो अगेन जो लेनिन है वो बोलते हैं कि जो इम्पेरियलिज्म है वो हाईएस्ट और फाइनल स्टेज है कैपिटलिज्म की, पूंजीवाद की हाईएस्ट स्टेट है इम्पेरियलिज्म। कैसे, इनके अकॉर्डिंग जब कैपिटलिज्म बढ़ता है, जब पूंजीवाद बढ़ता है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज और बैंक्स होते हैं वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं और वो और ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे गो आउटसाइड देयर कंट्री, वो अपने कंट्री से बाहर जाते हैं और जो वीकर नेशंस होते हैं वो उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और वो एक्सप्लॉइट करते हैं रिसोर्सेज को और लोगों को। दिस क्रिएट्स कॉलोनीज, वॉर्स एंड ग्लोबल इनइक्वालिटी, और इसकी वजह से क्या होता है, फिर कॉलोनीज बनती हैं, वॉर्स होती हैं, ग्लोबली इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अब इसके क्रिटिक क्या है, ये कह रहे हैं कि जो बहुत सारे स्कॉलर्स होते हैं ना, मतलब बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो एग्री करते हैं कि हाँ लेनिन ने काफ़ी अच्छे से इम्पेरियलिज्म को समझाया है, बट एट द वेरी सेम टाइम कुछ ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इकोनॉमिक ये आइडिया है। मतलब ये कह रहे हैं कि टू मच फोकस ऑन इकोनॉमिक्स, यानी कि लेनिन ने तो बस यही बोला है कि जो बिग कंपनीज और बैंक्स हैं जस्ट बिकॉज वो रिच हैं तो वो और रिच होना चाहते हैं, तो वो दूसरी कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेते हैं। बट इसके अलावा और भी रीजंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है, कल्चरल रीज़न हो सकता है, एंड नॉट ऑल मोनोपोलीज क्रिएट इम्पेरियलिज्म। कुछ जो लार्ज कंपनीज हैं दे डू नॉट पुश देयर गवर्नमेंट टू कॉन्कर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा इंडिया में जो अंबानी और अडानी हैं वो मिलकर सरकार को बोले कि चलो पड़ोसी देश को कब्जा लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, हर जगह ऐसा कोई नहीं करता है, राइट। सो इम्पेरियलिज्म कॉन्टिन्यूड इवन आफ्टर मोनोपोली डिक्लाइन। ये कह रहे कॉलोनियलिज्म एग्जिस्ट करता है बिफोर कैपिटलिज्म, यानी कैपिटलिज्म के पहले से ही वो क्या करता आ रहा है, एग्जिस्ट करता आ रहा है। ठीक है, वॉर इज़ नॉट ऑलवेज कॉज्ड बाय इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन। यहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई लेनिन जी जो वॉर है वो हमेशा इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन की वजह से नहीं होती है, बहुत सारी जो वॉर होती हैं दे हैपन फॉर सिक्योरिटी और पॉलिटिकल रीजंस, वो सिक्योरिटी या फिर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी हो सकती हैं। पुअर कंट्रीज डू नॉट रिमेन पुअर फॉर एवर। ये कहने हैं कंट्रीज जैसे कि साउथ कोरिया और सिंगापुर जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बाद ही डेवलप हुई हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि पुअर कंट्रीज हमेशा पुअर ही रहेंगी, है ना। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन शोज कॉपरेशन टू, यानी कि आज के टाइम पे अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें सो यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लोटेशन ही नहीं हो रहा, कंट्रीज कॉपरेट कर रही हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, आगे बढ़ रही हैं, राइट, ग्रोथ डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज मार्क्स व्यू ऑफ कॉलोनियलिज्म। कार्ल मार्क्स का मानना है जो कॉलोनियलिज्म है वो कैपिटलिज्म की वजह से है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं वो चाहती हैं चीप रॉ मटेरियल, न्यू मार्केट्स, इजी प्रॉफिट, तो इसलिए वो क्या करती हैं, वो खड़े होके और ऐसे मतलब कंट्रीज़ को देखते हैं कि अच्छा ये कंट्री है जहाँ पे हमें सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा, सस्ते लेबर मिलेंगे और हमारा प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा और हमें मार्केट भी मिल जाएगा। सो मार्क्स बोलते हैं जो कॉलोनियलिज्म है उसके अंदर क्या होता है,
एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, पॉवर्टी, गरीबी देखने को मिलती है, लोकल इकोनॉमी को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ लोकल इकोनॉमीज इन कॉलोनाइज्ड कंट्रीज। हाउएवर ही आल्सो बिलीव दैट कॉलोनियलिज्म समटाइम्स ब्रॉट मॉडर्नाइजेशन। और वहीं पे इनका ये भी मानना है कि देखो कॉलोनियलिज्म की वजह से एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी अलग चीज़ है, बट मॉडर्नाइजेशन भी होता है, जैसे रेलवे और इंडस्ट्री, बट एट अ वेरी हाई कॉस्ट टू द लोकल पीपल। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दूँ, इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं अपनी कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है, अपने आप को, अपने मतलब लाइफ को इजी करने के लिए, जो आज के टाइम पे भी अभी भी इंडिया में चल रही हैं। राइट, फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर जो आपका ये लोहे वाला पुल है, नो डाउट बहुत बार रिपेयर इसको किया गया है, बट स्टिल वो अभी भी चल रहा है। उसके ऊपर ट्रेन भी चल रही है, नीचे काफ़ी गाड़ियाँ भी चल रही हैं, लोग भी चल रहे हैं, है ना। तो बट ये कह रहे हैं कि उसमें क्या होता है, कॉलोनिज्म के अंदर अगर देखो कोई तुम्हें अगर कॉलोनी भी बना रहा है तो वो अपने यहाँ से कुछ तो स्किल, टेक्नोलॉजी, लेबर कुछ तो नया ला ही रहा होगा, है ना। तो मॉडर्नाइजेशन होता है, बट वो फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। क्या लगता है उस टाइम ये लोहे का पुल लोगों के लिए बनाया था? उन्होंने अपने चीज़ों को स्मूथ और इजी करने के लिए बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं कॉलोनियलिज्म एक प्रोडक्ट है कैपिटलिज्म का। जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं वो मार्केट्स, लेबर, रॉ मटेरियल को एक्सपेंड करने के लिए क्या करती हैं, कॉलोनियलिज्म की तरफ बढ़ती हैं। कॉलोनियलिज्म की वजह से एक्सप्लॉयटेशन होता है वर्कर्स का, रिसोर्सेज का, और ये जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक डिपेंडेंस बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट द डिबेट ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। देखो, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर जो भी ग्रुप है, जो भी लोग हैं, उनके पास राइट है टू चूज देयर पॉलिटिकल फ्यूचर, कि उनको उस देश में रहना है, नहीं रहना है, उनको किसी और देश में रहना है, अपना कुछ अलग देश बनाना है, ये सारी चीज़ें, राइट। सो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन्स दैट एवरी नेशन और ग्रुप ऑफ पीपल हैज़ द राइट टू डिसाइड इट्स ओन पॉलिटिकल फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल टू फॉर्म इट्स ओन स्टेट और टू स्टे विद इन अ बिगर स्टेट, कि यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं आप उसमें रहे, या फिर आप अपना खुद से अलग स्टेट बनाएं, ठीक है। So there is a big debate because this idea sounds good in theory but it is difficult in practice. सुनने में अच्छा लग रहा है कि वाह कितनी अच्छी बात है ना, कि यहाँ पे कंट्रीज़ के पास ये है कि मतलब लोगों के पास एक कंट्री के अंदर राइट है कि आप इस देश के साथ रहना चाहते हैं या आप दूसरा देश बनाना चाहते हैं, किसी और के साथ जुड़ना चाहते हैं, बट प्रैक्टिकल नहीं है। और अगर मैं इंडिया जो कि इतना ज़्यादा यहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, यहाँ पे अगर ये चीज़ बोल दी जाए कि भाई जिसको जैसे रहना है रहो, तो मतलब अगर आप बात करो तो यूपी में कुछ कदम चलते ही लोगों की लैंग्वेज बदल जाती है। तो इतने जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन है, कल्चर है, लैंग्वेज है, ट्रेडिशन है, नॉर्म्स है, वैल्यूज़ है, प्रिंसिपल्स है ना। तो अगर हर कोई ऐसे अपना अलग देश बनाने लगेगा तो कितने देश बन जाएंगे इंडिया में से भी, है ना। सो प्रैक्टिकल नहीं है। सपोर्टर्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ये कह रहे हैं कि एवरी नेशन शुड बी फ्री टू चूज इट्स गवर्नमेंट। हर एक नेशन फ्री है कि वहाँ पे लोग अपनी गवर्नमेंट खुद से चूज कर सकते हैं। इट प्रमोट्स फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। और साथ ही साथ जब आपके पास फ्रीडम है टू चूज योर ओन गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आपके पास फ्रीडम भी है, डेमोक्रेसी भी और इक्वालिटी भी है। हेल्प्स ऑपरेस्ड ग्रुप्स टू फाइट कॉलोनियलिज्म एंड फॉरेन रूल। ये जो कंसेप्ट है ये अच्छा वहाँ पे काम करता है जहाँ पे फॉरेन रूल होता है, जिससे कि आप उनको भगा सको और बता सको कि हम खुद से अपने देश को चला सकते हैं, राइट, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। गिव्स आइडेंटिटी नहीं, डिग्निटी, या सो गिव्स डिग्निटी टू पीपल विद अ सेपरेट लैंग्वेज, कल्चर एंड आइडेंटिटी। तो हर किसी की जो अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी है उनको क्या यहाँ पर रिस्पेक्ट करी जाती है, ठीक है, मिलती है। नेक्स्ट है क्रिटिक्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि इट कैन ब्रेक एग्जिस्टिंग स्टेट्स इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स, हार्ड टू डिसाइड व्हाट इज अ नेशन, मेनी ग्रुप्स ओवरलैप, कैन लीड टू वायलेंस, सिविल वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, minority inside the new nation may feel unsafe or ignored, can be misused by political leaders to gain power। ये कह रहे हैं कि क्रिटिक्स ये कहते हैं कि भाई सेल्फ डिटर्मिनेशन में क्या होगा कि आपका जो स्टेट है वो ब्रेक हो जाएगा इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स, बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे उसके, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ये समझ पाना कि एक नेशन क्या है, बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वायलेंस होगा, सिविल वॉर्स होंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। जो माइनॉरिटीज़ हैं वो नए नेशन के अंदर भी अनसेफ फील करेंगी, इग्नोर फील करेंगे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी तो रह ही जाएगी। तो अगेन उनके साथ फिर से अगर वही अनसेफ वो फील करने लगे या उनको इग्नोर किया जाने लगा फिर, है ना। और पॉलिटिकल लीडर्स भी तो मिसयूज़ कर सकते हैं इसको अपनी पावर गेम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। सो देखो
अगर ऐसा होता है कि हर कोई अपना अलग नेशन बनाने चलेगा तो जो बॉर्डर्स हैं आर ऑफन मिक्स्ड, यानी कि वो अक्सर फिर ऐसे में मिक्स हो जाते हैं, क्लियर नहीं रहते हैं, क्लीन नहीं रहते हैं। ग्रांटिंग सेल्फ डिटर्मिनेशन टू वन ग्रुप में हार्म अनदर, अगर आप एक ग्रुप को सेल्फ डिटर्मिनेशन ग्रांट करते हो तो बाकियों को फिर करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर से आपने वो होता है ना कि बीज बो दिया तो वो वाली चीज़ हो जाएगी। इंटरनेशनल लॉ सपोर्ट करते हैं इस आइडिया को, बट सिर्फ लिमिटेड सिचुएशन के अंदर, और वो भी वो जब कॉलोनियल रूल हो उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, मिडल पाथ व्यू की अगर बात करें तो सेल्फ डिटर्मिनेशन शुड नॉट ऑलवेज मीन अ सेपरेट स्टेट। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब हमेशा ही एक सेपरेट स्टेट बनाना नहीं होता, इसका मतलब होता है ऑटोनॉमी, यानी कि आप एक कंट्री के अंदर सेल्फ रूल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन आपको मिलता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मिलता है, डिसीजन मेकिंग का आप हिस्सा बनते हो, जिससे कि क्या होता है, दिस अवॉइड ब्रेकअप वाइल रिस्पेक्टिंग आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी को प्रॉपर ऐसे फुल्ली रिस्पेक्ट दी जा रही है और कोई यहाँ पे ब्रेकअप भी हमें देखने को नहीं मिल रहा, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था जब इंडिया मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जब यूनाइट करने की बात थी। तो नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें और कुछ प्रिंसली स्टेट की जो कि इंडिया के साथ नहीं जुड़ना चाह रहे थे या फिर अपना अकेला ही कुछ बनाना चाह रहे थे, कुछ देश या कुछ है ना स्टेट कुछ भी, तो वहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि उनकी आइडेंटिटी, उनका कल्चर, उनके नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें कहीं ना खोएं और वो भारत का हिस्सा भी रहें और वो खुद को भी रूल कर सके, है ना, बहुत रिजिड ऐसे नहीं हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ स्टेट बिल्डिंग एंड नेशन बिल्डिंग। स्टेट बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग क्या होता है। स्टेट बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, देखो स्टेट बिल्डिंग के अंदर ना हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जैसे कि गवर्नमेंट, पुलिस, आर्मी, कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, जिनका काम होता है देश को चलाना, है ना, अपना अपना काम करना। नेशन बिल्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम लोगों को ऐसे सेंस ऑफ बिलोंगिंग यहाँ पे फील कराते हैं, एक लाइक वी आर क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ यूनिटी, है ना, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था जब भारत आज़ाद हुआ था, प्रिंसली स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भारत में मिलाने का काम किया था। कॉमन आइडेंटिटी लोगों के बीच में है, उसको एक तरीके से उन्होंने बताया था कि हम मतलब कैसे अलग होके भी हम एक है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है ना हमने। ठीक है, नेक्स्ट है मेन गोल क्या है स्टेट बिल्डिंग के अंदर, टू क्रिएट एन इफेक्टिव एंड स्टेबल गवर्नमेंट। स्टेट बिल्डिंग के अंदर हम ऐसी एक गवर्नमेंट बनाते हैं विच इज़ स्टेबल, विच इज़ इफेक्टिव, जो काम करेगी हमारे लिए, देश को आगे बढ़ाएगी। नेशन बिल्डिंग के अंदर हम इमोशनल यूनिटी की बात करते हैं अमंग द पॉपुलेशन, जिससे कि यूनिटी बनी रहे तो देश में स्मूथली सारी चीज़ें काम आगे होता रहे। व्हाट इट वर्क्स ऑन, स्टेट बिल्डिंग में क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप किए जाते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, लॉज बनाते हैं। नेशन बिल्डिंग के अंदर हम ध्यान देते हैं कॉमन कल्चर के ऊपर, शेयर्ड सिंबल्स के ऊपर, जैसे नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल बोर्ड है, ये सारी चीज़ें, फिर स्टेट बोर्ड, जो सारी चीज़ें हैं ना। एजुकेशन और लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दिया जाता है, नेशनल इंटीग्रेशन की कैसे देश को हम जोड़े रख सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है की एक्टर, स्टेट बिल्डिंग के अंदर गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, मिलिट्री अपना कर रही है, ब्यूरोक्रेसी अपना कर रही है। नेशन बिल्डिंग के अंदर इस देश को यूनाइट करने के लिए हर कोई काम कर रहा है, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स काम कर रहे हैं भाषण दे के, है ना, टीचर्स काम कर रहे हैं समझा के, मीडिया काम कर रही है जागरूक करके, सिविल सोसाइटी काम कर रही है। सिविल सोसाइटी में हमने पढ़ा था ना एनजीओ और आपका एसोसिएशंस, यूनियंस, क्लब्स, ये सारी चीज़ें वो अपना काम कर रहे हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल टीचर की एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ा रही हूँ, तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ यूपीएससी करके ही हम कुछ बहुत बड़ा कर देंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर मैं एक टीचर का भी एग्जांपल दूँ, तो एक टीचर अगर ऑफलाइन बात करूँ तो अपनी लाइफ में हज़ारों बच्चों को पढ़ा देते हैं, ऑनलाइन बात करूँ तो लाखों करोड़ों बच्चों को एक एक टीचर पढ़ा पा रहा है इस टाइम ऑनलाइन। अगर उन करोड़ों बच्चों में से कुछ 10,000 बच्चों के दिमाग में भी ऐसे सही चीज़ आ जाती है, तो वो आगे जाके जिस भी फील्ड में जाएंगे ना, वो देश को प्राउड ही फील कराएंगे, अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को, अपने रिलीजन रीजन हर किसी को प्राउड फील कराएंगे, है ना। तो ये नेशन बिल्डिंग के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज टाइम रिक्वायर्ड, स्टेट बिल्डिंग के अंदर कैन बी डन रिलेटिवली फास्टर विद प्रॉपर प्लानिंग। देखो स्टेट बिल्डिंग के अंदर गवर्नमेंट है, वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री है, सबकी प्रॉपर प्लानिंग है, तो जल्दी काम हो रहा है। नेशन बिल्डिंग के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ प्लानिंग्स नहीं है, यहाँ पे आप लोगों के हार्ट और माइंड के साथ डील करते हो, है ना।
एग्जाम्पल की बात करें, स्टेट बिल्डिंग के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हो, पुलिस क्रिएट करते हो, फोर्स क्रिएट करते हो, कोर्ट्स बनते हैं। नेशन बिल्डिंग के अंदर आप नेशनल फेस्टिवल्स को प्रमोट करते हो, यूनिटी लेकर आते हो अमंग डिफरेंट एथनिक और रिलीजियस ग्रुप। जैसे अगर बात करें कि इंडिया के अंदर व्हाट इफ अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन के फेस्टिवल्स के ऊपर छुट्टी हो और बाकियों के ऊपर नहीं हो, या किसी एक पर्टिकुलर जो कास्ट है उनका कुछ सेलिब्रेट करा जाए और बाकियों को नहीं किया जाए, तो ये नेशन बिल्डिंग के बिल्कुल ऑपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे आप ब्रेकअप करवा रहे हो, है ना, यहाँ पे आप लड़ाई झगड़े का बीज बो रहे हो, है ना। तो नेशन बिल्डिंग के अंदर आप प्रमोट करते हो, आप यूनिटी की बात करते हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हो, देश को जोड़े रखने की बात करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। नाम से ही पता चल रहा है क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कि भाई गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और गवर्नमेंट मिसयूज नहीं कर सकती अपनी पावर का। इट इज़ आइडिया ऑफ लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर आपको संविधान के हिसाब से सरकार को जो है देश चलाना पड़ेगा, काफ़ी लिमिटेड आइडिया है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेह भी है। यहाँ पे सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट इज लिमिटेड यानी कि गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट वॉन्ट्स, इट मस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी इन द सेंस कि कुछ भी नहीं कर सकती है ना। कुछ भी कौन से वाला कि अनलिमिटेड पावर्स नहीं है ना। सो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ यानी कि देखो एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के आगे हर एक समान है, हर कोई बराबर है, इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। नो डाउट इनकी भाई देखो वो एक पोजीशन पे है, एक अथॉरिटी है, ठीक है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, बट कानून के आगे सब बराबर है, ठीक है, मान लो। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हुए हैं, राइट, जो हमसे इजीली कोई नहीं ले सकता, नहीं छीन सकता। सेपरेशन ऑफ पावर्स, पावर बटी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। लेजिस्लेचर अपना काम करेगा, एग्जीक्यूटिव अपना, जुडिशरी अपना, जिससे कि क्या होगा, कोई भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं करेगा, बैलेंस एंड चेक वाला यहाँ पे रहेगा सिस्टम, और क्या होगा, डिक्टेटरशिप नहीं होगी किसी भी एक की, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर है ना। सो चेक्स एंड बैलेंसेस, वही जो अभी आपको बताया कि ये जो भी गवर्नमेंट की जो भी ब्रांच है, ईच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट कीप्स अ चेक ऑन द अदर, दिस स्टॉप्स द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। अकाउंटेबल गवर्नमेंट यानी जो लीडर्स हैं वो यहाँ पे जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल हैं, क्योंकि उन्हें हम बना रहे हैं। पहली चीज़ तो डेमोक्रेसी है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना कि भाई गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकती सरकार कोई भी पॉलिसी ले आई और चेप दी, नहीं, है ना। अगर लोगों के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, तो वो सरकार उसको वापस भी लेगी, लेना पड़ेगा। दे कैन बी क्वेश्चन बाय कोर्ट्स, मीडिया एंड पीपल। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो नाउ पीपल कैन चूज और रिमूव देयर लीडर्स पीसफुली। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे हमारी मर्जी है, हम अपने लीडर्स को चूज करें या उन्हीं को रखें या फिर बदल दें या किसी को भी ना रखें, है ना, मतलब किसी ना किसी को तो रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग मल्टीकल्चरिज्म और मीनिंग ऑफ कंसोशनलिज्म। देखो मल्टीकल्चरिज्म का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग रीजन से, रिलीजन से हैं, अलग अलग फेस्टिवल कल्चर सेलिब्रेट करते हैं, नॉर्म्स वैल्यूज़ हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, अलग लाइफस्टाइल है, अलग लैंग्वेज है, अलग ट्रेडिशन है, बट वो एक साथ सेम समाज में रह रहे हैं, सेम सोसाइटी में रह रहे हैं और रिस्पेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे इक्वालिटी भी है। फॉर एग्जाम्पल गोकुलधाम सोसाइटी। सो ये कह रहे हैं मल्टी कल्चरिज्म मीन्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, रिलीजन्स, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस लिविंग टुगेदर इन द सेम सोसाइटी विद रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। बिलीव इट सेज दैट ऑल कल्चर वैल्यूएबल, ये कह रहे हैं कि हर कल्चर वैल्यूएबल है। यार देखो हर कल्चर जो है, हर किसी का कल्चर कीमती है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा कल्चर सुपीरियर है, तुम्हारा नहीं है, हमारा रिलीजन सुपीरियर है, ऐसा नहीं है ना। आप अपने एंजॉय करो, उनको अपना करने दो। सो इट सेज दैट ऑल कल्चर्स आर वैल्यूएबल, शुड बी एक्सेप्टेड, नॉट फोर्स टू चेंज। गोल है टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर एवरीवन फील्स इंक्लूडेड, सेफ एंड रिस्पेक्टेड। मल्टीकल्चरिज्म के अंदर आप सबको सेफ फील कराते हो, इंक्लूडेड फील कराते हो, हर कोई हर किसी फंक्शन का पार्ट होता है और हर किसी को आप रिस्पेक्ट करते हो, नो मैटर विच कल्चर दे बिलोंग टू। फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं। जैसे गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर कोई कभी न्यू ईयर बना रहा है, कोई कोई सा त्यौहार बना रहा है, कोई कोई सा त्यौहार बना रहा है, किसी के यहाँ कुछ रीति रिवाज रस्म हो रहे हैं, बट वो सब एक दूसरे की जो फेस्टिवल कल्चर वगैरह है उन सब में शामिल होते हैं, ना कि ये दिखाना कि वो हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है, राइट। सो ओके, तो यहाँ पे भी राइट्स हैं। सो पीपल हैव द राइट टू फॉलो देयर ओन कल्चर। इन लोगों के पास पूरा अधिकार है मल्टीकल्चरिज्म के अंदर कि वो अपने कल्चर को, ट्रेडिशन को, लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, है ना।
गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है? द गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट माइनॉरिटी ग्रुप। गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या काम करना है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, मेजोरिटी वाले तो खुद को कर लेंगे जो उनको प्रोटेक्ट करना है, बट माइनॉरिटी ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पे कौन करता है? गवर्नमेंट। साथ ही साथ उनके कल्चर को, फेस्टिवल को, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, इन सबको प्रमोट करने का काम भी कौन करता है? गवर्नमेंट। बेनिफिट यही होते हैं कि देखो मल्टीकल्चरिज्म के अंदर इक्वालिटी है, सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, सब एक दूसरे को वैल्यू रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, यूनिटी बढ़ेगी, लोग एक दूसरे से सीखेंगे और सोसाइटी और ज़्यादा रिच और क्रिएटिव बनेगी। ठीक है, एग्जाम्पल है जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे जो इंडियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, राइट? अब तो बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। कनाडा में तो सिख बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, ईद सेलिब्रेट करते हैं, एक ही समाज में रहते हुए भी। सो दिस इज़ मल्टी कल्चरिज्म। जब आप एक समाज में रहते हो, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है बट यूनिटी होती है, यानी कि एकता भी होती है। मीनिंग ऑफ कंसोशनलिज्म। कंसोशनलिज्म क्या होता है? कंसोशनलिज्म एक ऐसा मेथड है जिसमें आप डिवाइडेड सोसाइटी को मैनेज करते हो। यानी अभी जो मल्टीकल्चरिज्म पढ़ के आए हैं ना कि अलग अलग लैंग्वेज, कल्चर है, तो उस सोसाइटी को मैनेज करना उसको हम बोलते हैं कंसोशनलिज्म। ठीक है, so consortialism is a method of managing a divided society. It means different social groups share power so that everyone feels included. यानी देखो अलग अलग रिलीजियस, एथनिक, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, बट हर कोई डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है, हर कोई पावर शेयर कर रहा है, तो हर किसी को ना वो इंक्लूडेड फील हो रहा है, ना कि एक्सक्लूडेड, है ना? किसी को नहीं लग रहा कि अरे यार मुझे बाहर कर दिया और मेरा तो कोई रोल ही नहीं है ना? So it is used in countries where society is deeply divided and normal majority rule may create conflict. तो ऐसे कंट्रीज़ के अंदर इसको फॉलो किया जाता है जहाँ पे जो समाज है वो काफ़ी डिवाइडेड है, डीपली डिवाइडेड है, जहाँ पे अगर कोई मेजॉरिटी रूल करेगी तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पावर शेयरिंग सिस्टम, यानी कि यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो अलग अलग ग्रुप से होते हैं जो कि पॉलिटिकल पावर को शेयर करते हैं। गिव ईच ग्रुप अ वॉइस, यहाँ पे कोई सिंगल ग्रुप नहीं होता जो सब कुछ कंट्रोल करता है, हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, हर कोई डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे अवॉइड करते हैं। ग्रैंड कोलिशन होता है, जो भी मेजर ग्रुप्स होते हैं दे जॉइन द गवर्नमेंट। ऑटोनॉमी फॉर ग्रुप्स, यानी कि हर ग्रुप मैनेज कर रहा है अपने खुद के कल्चर, सोशल मैटर्स को। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जॉब है, सीट है, रिसोर्सेज है, उन सबको फेयरली तरीके से शेयर किया जा रहा है। ठीक है, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन। स्मॉल ग्रुप गेट स्पेशल राइट, जो स्मॉल ग्रुप है उनको ज़्यादा स्पेशल राइट मिल रहे हैं जिससे कि उनको डोमिनेटेड ऐसे फील ना हो कि अच्छा कोई इनको डोमिनेट कर रहा है ना? ये कुछ ऐसा मान लो कि एक सोसाइटी के अंदर लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी ये मीटिंग में जो भी है ना, हर कोई इंक्लूड है उस मीटिंग के अंदर, है ना? ऐसा नहीं है कि आपके रिलीजन या लैंग्वेज की वजह से या वेल्थ की वजह से या फॉर एनी रीज़न आपको वहाँ से वो लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, है ना? तो कंसोशलिज्म में क्या होगा कि आप कोई भी रिलीजन से, आप कोई भी विंग में रहते हैं, या आप कोई भी रिलीजन से हैं, कोई भी रीजन से हैं, जो भी आपका बैकग्राउंड है उन सबको हटाते हुए आप क्योंकि उस सोसाइटी में रह रहे हैं तो आप उसके मेंबर हैं, तो आप कम्युनिटी मेंबर भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन हाउ कम्युनिटीज कंस्ट्रक्ट देयर आइडेंटिटी। कम्युनिटीज कैसे अपनी आइडेंटिटी बनाती हैं? हाउ देयर आइडेंटिटी अफेक्ट द नेचर, कैसे जो उनकी आइडेंटिटी है वो अफेक्ट करती है नेचर और पैटर्न को, पॉलिटिक्स के, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे। ठीक है, communities build their identity through shared culture, language, religion, history, tradition, value. Identity tells people who they are and where they belong. ये कह रहे हैं कि जो कम्युनिटीज़ होती हैं ना, वो लोगों की आइडेंटिटी बनाती हैं उनके कल्चर के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, रिलीजन, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि मेरे आगे 5 लोग खड़े हैं जिन्होंने पगड़ी पहनी हुई है, जिनके पास किरपान है, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है वो कौन है। मुझे पता है कि वो पंजाब से आए हैं और वो सिख हैं या फिर वो सरदार हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी बोलो इनमें से। और अगर कोई ऐसे राजस्थानी प्रॉपर कपड़ों में है, राजस्थानी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो वहाँ वहाँ भी मुझे कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है वो राजस्थानी है, उन्होंने उधर की वो पूरी ऐसे ड्रेसअप किया हुआ है और वही लैंग्वेज वो बोल रहे हैं, है ना? तो ये उनकी आइडेंटिटी है कि वो राजस्थान से हैं, और वो जो उन्होंने कपड़े पहने हैं, जो वो लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो वहीं के लोग पहनते हैं और बोलते हैं। ठीक है, सो कम्युनिटीज़ अपनी आइडेंटिटी बनाती हैं अपनी हिस्ट्री से, अपने रिलीजन से, अपनी लैंग्वेज से, अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से, अपनी वैल्यूज से। आइडेंटिटी बताती है कि आप कौन हो और आप कहाँ से बिलोंग करते हो, है ना? हाउ आइडेंटिटी इज कंस्ट्रक्टेड, कैसे बनती है आइडेंटिटी? पहले तो कल्चरल ट्रेडिशन, यानी कि आप जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो, रिचुअल सेलिब्रेट कर रहे हो, और जो भी आपकी क्लोथिंग है, जो भी आपका फूड है, ये आपकी आइडेंटिटी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं का दाल बाटी चूरमा तो कहीं का मक्की की रोटी और साग, कहीं छोले भटूरे, है ना? कहीं क्या होता है बिहार में, वो शायद लिट्टी चोखा, है ना? मतलब
हाँ, लिट्टी चोखा ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, या फिर साउथ में कुछ जैसे डोसा, सांभर, इडली, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब बता देती हैं कि आप किधर से हो, है ना। लैंग्वेज, स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज स्ट्रेंथन ग्रुप बॉन्ड। आप सेम लैंग्वेज, अगर आप मानो कि आप जैसे पेपर देने आए हो अपना, ठीक है, एग्ज़ाम देने आए हो, वहाँ पे आपको कोई ऐसा जना मिल जाए जो कि आपके एरिया से हो, आपके रिलीजन से हो, आपकी कास्ट से हो, या आपका कल्चर या आपके फेस्टिवल मनाते हो, आपके लोकेलिटी से हो, तो आपको ना बड़ा ऐसा लगेगा अच्छा सा कि यार जल्दी से पेपर कर लो, फिर उस भाई से मिलूंगा, है ना, या उससे मिलूंगी, और भाई से बात करेंगे कि यार ऐसे तो भाई सेम एरिया से है तो सेम पेपर देने आएंगे। ऐसा बहुत होता है, मैंने बच्चों के साथ देखा है ना। जाएंगे पेपर देने, बट वहाँ फिर उनके दोस्त बन जाते हैं, या तो उनके फ्रेंड के फ्रेंड होते हैं, या फिर उनके एरिया में से होते हैं, फिर उनकी कास्ट के होते हैं, है ना। ऐसी आइडेंटिटी बनती है, ऐसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है। इसके अलावा रिलीजन एंड बिलीफ, यानी कि जब आप शेयर कर रहे हो फेथ को, तो ये भी लोगों को यूनाइट करता है ना। जैसे लोग होते हैं ना, जैसे आप लोगों की मम्मी अभी अगर मंदिर जाती होंगी, तो वहाँ पे भजन कीर्तन में बैठी हैं, तो वहीं पे उनका वो पूरा सहेलियों का ग्रुप बन जाता होगा, है ना। So history and memories, common past experience and heroes create pride, symbol and practices. For example, songs, custom reinforce identity, flags, social interaction, living together and interacting strengthen community ties. जब आप एक साथ रहते हो तो फिर ये क्या करता है, आपकी कम्युनिटी के टाइज को बढ़ाता है, स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। अब नेशनल लेवल पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं ये पॉलिटिक्स को, तो जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो डिमांड रखते हैं क्या, कि भाई उनको राइट्स मिले, रिकॉग्निशन मिले। देखो, एवरीवन वांट्स रिकॉग्निशन, राइट। मैं भी अगर पढ़ा रही हूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि सब लोग जाने कि हाँ ऐसे एक मैम है जिनका नाम ये है, जो कि एमए के स्टूडेंट्स पे फ़िलहाल ध्यान दे रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं, या अच्छा पढ़ा रही हैं या कैसा, वो तो आप बताओगे, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। सो जो ग्रुप्स होते हैं वो नेशनल लेवल पे डिमांड करते हैं कि भाई हमें भी गवर्नमेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन का मौका दो, रिकॉग्निशन दो, राइट्स दो। और जो आइडेंटिटी होती हैं उनके बेस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं, रिलीजियस एथनिक बेस पे बनती हैं, और कभी कभी ये आइडेंटिटीज़ जो होती हैं वो कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी बन जाती हैं, है ना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेवल पे, तो डायस्पोरा और माइग्रेंट कम्युनिटीज़ भी इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अभी ये टाइम में बात करूँ, कनाडा में बहुत ज़्यादा सिख जो कम्युनिटी है वो रहती है, तो वहाँ पे जो भी इंडिया से लोग जा रहे हैं तो वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी फॉरेन पॉलिसी बनेगी उनमें उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो भी काफ़ी अच्छी खासी मेजोरिटी में आ गए हैं, है ना। तो जो डायस्पोरा हैं, यानी जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं फॉरेन पॉलिसीज़ को, होम और होस्ट दोनों कंट्रीज़ के लिए। साथ ही साथ आइडेंटिटी कैन शेप, ओके, सो देयर आइडेंटिटी कैन शेप अलायंस, ट्रेड, इंटरनेशनल कॉपरेशन, conflicts between identity group in one country can have regional or global effect. Next is question number 8. What do you understand by ethnicity? Ethnicity क्या होता है? देखो मैं बताती हूँ, अगेन सेम एग्जाम्पल, ठीक है। इतने एग्जाम्पल्स मैं कहाँ से लाऊं फिर। तो 5 लोग अगेन पगड़ी में हैं, और 5 लोग राजस्थानी कपड़ों में, 5 लोगों ने या 10 लोगों ने, जो भी है वो फीमेल्स है, और उन्होंने महाराष्ट्रियन स्टाइल जो साड़ी है वो पहनी हुई है ना। तो और 5 या 4 आपके जो केरल से हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता है कि अच्छा पगड़ी है पंजाब से हो सकते हैं, अच्छा ये ड्रेस ये राजस्थान से हैं, अच्छा ये साड़ी है तो महाराष्ट्र में पहनते हैं, अच्छा ऐसे लुंगी और सब, अच्छा ये तो साउथ से हैं, है ना। तो ये एथनिसिटी है, जो जितने भी सरदार हैं वो उनको एक कर रही है, वो एक एथनिक ग्रुप के मेंबर हैं, बट उनकी यही आइडेंटिटी उनको राजस्थानियों से अलग बना रही है, साउथ वाले लोगों से अलग बना रही है ना, और बाकी लोगों से अलग बना रही है। तो एथनिक ग्रुप का मतलब होता है कि जो लोग शेयर कर रहे हैं कॉमन कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज को, वो सब एथनिक ग्रुप में आते हैं, और यही आइडेंटिटी आपको औरों से अलग भी बनाती है, और इसी के बेस पे जो कम्युनिटीज़ हैं, जो भी अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, वो आइडेंटिटीज़ बनाती हैं, ठीक है। फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं। ये कह रहे हैं एथनिसिटी मीन्स अ ग्रुप आइडेंटिटी, यानी कि कह रहे हैं इट इज़ अ वे पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप। एथनिसिटी का मतलब होता है ग्रुप आइडेंटिटी, जहाँ पे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है जो कि कॉमन फीचर्स के ऊपर बेस्ड है। जो एक एथनिक ग्रुप के मेंबर होते हैं, दे शेयर सिमिलर कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कस्टम्स। सेंस ऑफ बिलोंगिंग यानी कि पीपल फील दे बिलोंग टुगेदर बिकॉज ऑफ शेयर्ड रूट्स। लोग ऐसा फील करते हैं कि क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं वो एक हैं, इसलिए वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है उनके ऊपर। सो इट्स नॉट अबाउट रेस। ऐसा नहीं है कि एथनिसिटी में आप फिजिकल फीचर या स्किन कलर की बात करो, यहाँ पे आप कल्चर की बात कर रहे हो कि कैसा कल्चर आपका चलता आ रहा है, ठीक है।
पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो जो आपकी ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है, कस्टम है, वो कंटिन्यू रहते हैं, है ना, ओवर टाइम, यानी कि वो जनरेशन टू जनरेशन आते रहते हैं। क्रिएट्स इमोशनल अटैचमेंट। सो लोग ना बड़े से प्राउड फील करते हैं अपने एथनिक ग्रुप से जुड़ के, और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, है ना, कोई हम ना पचाए। कैन बी मल्टीपल। अब एक पर्सन की एक से ज़्यादा आइडेंटिटी हो सकती है, जैसे कि लैंग्वेज, रीजन और ट्राइब, राइट। So in short, ethnicity means a group of people who share common culture, trait, language, history and tradition and feel a strong sense of belonging to each other. Question number 9 है examine modernization as a factor for the emergence of ethnic movements. यहाँ पे बात करते हैं modernization कैसे एक फैक्टर बनता है ethnic movements के emergence की। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है समाज में बदलाव आना। वो बदलाव एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन कैसे भी आ सकता है। सो मॉडर्नाइजेशन मीन्स चेंजेस इन सोसाइटी ड्यू टू एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन एंड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। These changes often create new hopes but also new tension. देखो मॉडर्नाइजेशन की वजह से नो डाउट होप्स क्रिएट होती हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम टेंशन भी क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से एथनिक मूवमेंट्स कभी कभी बढ़ जाते हैं। कैसे और क्यों? देखो, न्यू अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन, यानी मॉडर्नाइजेशन से नो डाउट एजुकेशन बढ़ रही है, लोग और ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं अपनी आइडेंटिटी, हिस्ट्री और राइट्स को लेके। और ये जो अवेयरनेस है वो उनको अवेयरनेस कहाँ पे लेके जाएगी कि आपको अब डिमांड रखनी है कि आपके जो एथनिक ग्रुप हैं उनको आप प्रोटेक्ट कर सको, या रिकॉग्निशन उनका जो उनको मिले, राइट। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको अपनी कोई हिस्ट्री, आपको अपने कल्चर या रिलीजन से लेके कुछ एक हिस्ट्री नहीं पता थी कि इस चीज़ को ऐसे किया जाता है, तो जिस दिन आपको पता लग जाएगा उस दिन से फिर आप डिमांड करोगे कि भाई ये तो फिर ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, है ना। अर्बनाइजेशन ब्रिंग्स डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर, यानी कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज मूव टू सिटीज। अलग अर्बनाइजेशन में क्या होता है, लोग अलग अलग कम्युनिटी से सिटीज़ में मूव करते हैं, कंपटीशन बढ़ता है जॉब्स को लेके, रिसोर्सेज को लेके, फिर वो बढ़ते हैं, जॉब्स बढ़ती हैं। और जब कोई एक ग्रुप फील करता है लेफ्ट आउट, तो क्या होता है, एथनिक मूवमेंट देखने को मिलता है। भाई वो एंगर कहीं तो दिखाएगा ना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक चेंजेस क्रिएट इनइक्वालिटी, यानी कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक मतलब देखो नो डाउट बेनिफिट्स हैं, बट यहाँ पे क्या है कि ग्रुप्स दैट फील नेग्लेक्टेड, वो ग्रुप्स जो नेग्लेक्ट फील कर रहे हैं, जो एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे हैं, फिर वो बेटर ट्रीटमेंट की डिमांड रखते हैं। और डिमांड शांतिपूर्वक आजकल नहीं रखी जाती है, काफ़ी जो प्रोटेस्ट होते हैं वो फिर अलग ही रूप ले लेते हैं, है ना, और फिर सोल्यूशन तो शायद ही मिलता है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बिकम ईजियर। तो देखो मीडिया, फोन्स और इंटरनेट के थ्रू ये जो मोबिलाइजेशन है वो बहुत ईजी हो गया है। कुछ नहीं करना, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे और आप बहुत आसानी से लोगों को इकट्ठा कर लोगे, है ना। कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों के घर जाके बोलो कि भाई कल सुबह में धरने पे बैठना है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, बस एक मैसेज डालो कि सुबह इतने बजे मिलना है सबको, वहाँ सब आ जाएंगे, ठीक है। फियर ऑफ लूजिंग कल्चर। मॉडर्न लाइफस्टाइल से क्या हो रहा है कि इतनी जल्दी जो ये फैलता जा रहा है ना मॉडर्न लाइफस्टाइल, इससे क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स हैं उनको डर है वो अपनी लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन को खो ना दें, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइज ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक है। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम अलाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलती है स्पीच और ऑर्गेनाइजेशन के, यानी आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो और स्पीच की भी फ्रीडम मिलती है। एथनिक ग्रुप्स यूज़ करते हैं इन राइट्स को अपनी डिमांड रखने के लिए, चाहे वो पीसफुली रखें चाहे पॉलिटिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक रिजाइम। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है, अब क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। सो ये कह रहे हैं डेमोक्रेटिक रिजाइम्स आर डिफरेंट वेज इन विच डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिस। जिस तरीके से डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है ऐसी अलग अलग डेमोक्रेटिक रिजाइम्स है। पहला है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसमें क्या होता है लोग इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट चूज करता है प्राइम मिनिस्टर को। एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं पीएम प्लस प्राइम मिनिस्टर, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द पार्लियामेंट, जो कि इंडिया और यूके में होता है ना। पीएम कैन बी रिमूव्ड बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है आप उनको रिमूव कर सकते हो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू, या फिर जो भी आपके हेड ऑफ स्टेट है, प्रेसिडेंट, किंग, वो होते हैं तो उनके पास लिमिटेड पावर्स होती हैं, ठीक है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या होती है, यहाँ पे जो लोग हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट होते हैं हेड बोथ ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट।
जो एग्जीक्यूटिव है वो सेपरेट होता है लेजिस्लेचर से, और ये यूएस के अंदर होता है जहाँ पे आप प्रेसिडेंट को आसानी से नहीं हटा सकते हो। ठीक है, सारी पावर ही मतलब प्रेसिडेंट के हाथ में है वहाँ पे कॉमन। ठीक है, सेमी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जहाँ पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों होते हैं, लोग प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, पार्लियामेंट पीएम चुन लेता है, पावर दोनों के बीच में बढ़ जाती है, और हमें ये फ्रांस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, कोई किसी को वोट नहीं कर रहा, कोई किसी को नहीं जिता रहा। यहाँ पे क्या होता है, पॉपुलर वोट्स होते हैं, रेफरेंडम्स होते हैं, इनिशिएटिव्स होते हैं, यानी कि लोग डायरेक्टली डिसीजंस ले रहे हैं। काफ़ी रेयर है ये, क्योंकि हर जगह डाइवर्सिटी है तो इतना ईजी नहीं है कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें, बट स्विट्जरलैंड के अंदर ही देखने को मिलता है। इसके अलावा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू मेक डिसीजन फॉर देम, यानी कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे इलेक्ट करते हैं किसके लिए, कि उनके बिहाफ पे वो डिसीजन ले। जैसे कि इंडिया में होता है, हम भी तो भाई वोट डालते हैं, फ्री फेयर इलेक्शंस होते हैं, है ना, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव फिर हमारे लिए काम करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। नेक्स्ट इज लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी में ये इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई इंडिविजुअल्स के पास राइट होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, प्रेस फ्री होनी चाहिए, प्रेस के पास फ्रीडम होनी चाहिए, और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। गवर्नमेंट पावर इज़ लिमिटेड, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की पावर है वो काफ़ी लिमिटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी लिमिट किया हुआ है उसको, और यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, किसमें, लिबरल डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट है इलिबरल या हाइब्रिड डेमोक्रेसी, जहाँ पे इलेक्शंस तो हो रहे हैं बट राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मीडिया यहाँ पे फ्री नहीं है, कोर्ट भी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो लग रहा है कि डेमोक्रेसी है कि भाई इलेक्शंस हो रहे हैं बट राइट्स हैं बट रेस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, मीडिया फ्री नहीं है तो पूरी तरीके से ये डेमोक्रेटिक भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी। ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट्स द सिस्टम, यहाँ पे जो एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी होती है वो पूरे सिस्टम को डोमिनेट करती है। इलेक्शंस होते हैं बट कंपटीशन काफ़ी लिमिटेड है, जो कि चाइना में होता है। पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है बट वन पार्टी सिस्टम वहाँ पे है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट्स है वो स्ट्रिक्टली बिल्कुल रिजिडली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करती है और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, और वहाँ पे पावर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स एंड रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपिंग सोसाइटीज। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक, फीचर और रोल। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपिंग सोसाइटी, पहला है परमानेंट एंड प्रोफेशनल। ये कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना वो फुल टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, यानी कि जो सरकार है वो तो बदलती रहती है बट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स ही रहते हैं। नो डाउट प्रमोशन होता है, नो डाउट ट्रांसफर होता है, बट वो ब्यूरोक्रेट्स ही रहते हैं। सो ये कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स फुल टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट बदल जाए बट वो अपना काम वैसे ही करते रहते हैं। हाईली सेंट्रलाइज, यानी कि बहुत सारे डिसीजन टॉप लेवल पे लिए जाते हैं बट लोकल ऑफिशियल्स के पास भी लिमिटेड पावर होती है। ये क्या करते हैं, रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, जो फाइल्स, रेगुलेशंस और रूल्स होते हैं उनके हिसाब से ये काम करते हैं। एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि क्लियर चेन ऑफ कमांड, यानी कि जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं वो मिडिल ऑफिसर्स को कमांड देते हैं और मिडिल ऑफिसर्स लोअर स्टाफ को, और फिर काम होता है ग्राउंड पे। नेक्स्ट है जर्नलिस्ट ऑफिसर्स, यानी कि जो ऑफिसर्स होते हैं अक्सर उनके पास काफ़ी नॉलेज होती है। भाई देखो, एक अगर कोई सिविल सर्वेंट है तो वो दुनिया भर की नॉलेज लेके बना है। मैं ये नहीं कहती कि आपने प्री क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, इंटरव्यू कर लिया, आप सिविल सर्वेंट बन गए तो ही आपने नॉलेज गेन करी है, नहीं। मैं कह रही हूँ आपने प्री तक क्लियर नहीं करा बट आपने बहुत नॉलेज ले ली, है ना। बट फिर भी कहीं ना कहीं स्पेशल टेक्निकल स्किल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि किसके पास होती है, जर्नलिस्ट ऑफिसर्स के पास। रेड टेप, यानी कि जो प्रोसीजर्स होते हैं वो कभी कभी स्लो होते हैं, लेंदी होते हैं, और जिनकी वजह से काफ़ी डिलेज भी हमें देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है समटाइम अफेक्टेड बाय पॉलिटिकल प्रेशर इन डेवलपिंग कंट्रीज। आजकल बहुत ही चल रहा है ये। IAS IPS जाते हैं कहीं चेकिंग के लिए, किसी काम के लिए, वहीं पे कोई नेता फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे तुम कैसे चले गए, कौन है तुम, मुझे नहीं जानते हैं ना, ये सारी चीज़ें। तो ऐसा भी हो जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी पड़ जाता है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स तो फंड, स्टाफ और टेक्नोलॉजी की शॉर्टेज ही फेस करते रहते हैं। इसके अलावा रोल क्या है ब्यूरोक्रेसी का, पहला इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट पॉलिसीज़, यानी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को ये लोग चलाते हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके, रोड्स को लेके, या पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी हटाने को लेके, तो ये सारी वेलफेयर स्कीम को तो स्कीम जो है उनको सरकार ने तो बना दिया, बस इम्प्लीमेंट कौन करेगा, है ना, ब्यूरोक्रेट्स करेंगे। ग्राउंड लेवल तक कौन लेके जाएगा, ब्यूरोक्रेट्स लेके जाएंगे।
इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर यानी कि पीस मेंटेन करेंगे, सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे, जस्टिस इंश्योर करेंगे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, राइट। प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी। सो अगेन इवन व्हेन गवर्नमेंट चेंज, सरकार भले ही बदल जाए, ब्यूरोक्रेसी कॉन्टिन्यूटी में रहती है, स्टेबल रहती है। एडवाइसर टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स यानी कि ये एक्सपोर्ट एडवाइस प्रोवाइड करता है मिनिस्टर्स को। अब ऑब्वियसली बात है, इतना पढ़ लिख के गए हैं तो दुनिया भर की नॉलेज है, तो पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे, डिसीजन मेकिंग के टाइम पे ये जो मिनिस्टर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनको एक्सपोर्ट एडवाइस देते हैं जिससे कि नेशनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट किया जा सके। इसके अलावा प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि हेल्प्स इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा ब्रिज गवर्नमेंट एंड पीपल, लोगों के और सरकार के बीच में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एक ब्रिज का काम करते हैं, जो कि सरकार ने जो भी पॉलिसी बनाई है उसको ग्रास रूट लेवल तक लाने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्ड्स इंस्टीट्यूशन, स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये सब बनवाने में सरकार के साथ जो है उनकी हेल्प करते हैं, एंड विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर नेशन बिल्डिंग, ठीक है। एक बहुत पहले सीरियल आता था बालिका वधू नाम से, है ना, उसमें वो जो लड़की होती है और फिर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। देखो ऑल्दो मैं नहीं देखती हूँ सीरियल्स और ये सब, बट वो काफ़ी फेमस था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो बाद में फिर एसडीएम बन जाता है ना, कोई एक नया कैरेक्टर आता है, वो भी फिर शायद कुछ एसडीएम डीएम या कुछ सरपंच या कुछ बन जाते हैं। तो फिर वो लोग स्कूल्स बनाते हैं बच्चों के लिए और हॉस्पिटल्स भी बनाते हैं, रोड की कनेक्टिविटी, वाटर सप्लाई, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, है ना। नेक्स्ट है रिड्यूस करप्शन आइडियली बाय फॉलोइंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स। जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसमें हम ऐसे मान सकते हैं कि वो पावर का मिसयूज नहीं करेंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। अभी जो क्वेश्चन पढ़ा है बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि इलेक्टेड लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स। ब्यूरोक्रेसी में आते हैं आपके परमानेंट ऑफिशियल जैसे कि आईएएस आईपीएस, विच इज ऑल्सो नॉन एज सिविल सर्वेंट। दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, सरकार चलाते हैं। एक पॉलिसी बनाने का काम करता है, दूसरा उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। सो मिनिस्टर डिसाइड करते हैं क्या करा जाना चाहिए और गोल सेट करते हैं और रूल्स बनाते हैं पार्टी मैनिफेस्टो और पब्लिक नीड्स के हिसाब से, जो कि डेविड ईस्टर्न थ्योरी में हमने पढ़ा था ना। बट उन सारी चीज़ों को कौन इम्प्लीमेंट करता है? ब्यूरोक्रेट्स इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो लीडर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, और वही जो लीडर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं टू द पीपल एंड पार्लियामेंट, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक एक्सपर्टाइज सपोर्ट्स लीडर्स, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, अपने एक्सपीरियंस नॉलेज के हिसाब से एडवाइस देते हैं मिनिस्टर्स को, और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अक्सर डिपेंड रहते हैं सिविल सर्वेंट्स के ऊपर, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स इशू खुद से तो सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट है नीड फॉर कॉपरेशन, यानी गुड गवर्नेंस हैपन्स ओनली व्हेन बोथ वर्क टुगेदर स्मूथली। अच्छी सरकार तभी होती है, देश आगे तब बढ़ेगा जब सारी चीज़ें ये मिलकर काम करें, जैसे कि हमने गैब्रियल आर्मेंट की स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच में पढ़ा था कि हमारी बॉडी में हर एक पार्ट जैसे जुड़ा हुआ है, एक भी पार्ट अगर ख़राब होता है, कुछ भी होता है तो स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। ऐसे ही जो इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट है, वो भी पार्ट जुड़ के ही स्ट्रक्चर बना है, तो हर कोई इंपॉर्टेंट है। सो पॉलिटिकल लीडर्स डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी और स्किल। नेक्स्ट है चेक्स एंड बैलेंसेज, यानी दोनों ही देखो एक दूसरे का काम देखते रहते हैं कि कोई जो है मिसयूज़ ना करे पावर का। न्यूट्रलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो आईएएस आईपीएस होते हैं, इनको न्यूट्रल रहना चाहिए, कोई पार्टी को उनको फेवर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई सरकार तो बदलती रहेगी, है ना। तो इनको क्या करना है, इनको बस अपने काम से काम रखना है। दे सर्व एनी गवर्नमेंट दैट कम्स टू पावर। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी इन गवर्नमेंट, यानी कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है वो इलेक्शंस के बाद बदल जाएंगे, बट ब्यूरोक्रेसी आईएएस आईपीएस प्रमोशन हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, बट परमानेंट रहेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेबिलिटी रहती है। कॉन्फ्लिक्ट समटाइम्स हैपन, डिफरेंसेस में अराइज। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कब होता है इन दोनों के बीच में? पहला तो जब पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है, भाई एक आईएएस आईपीएस अगर बना है तो वो सही काम करना चाहेगा भी अगर, तो जो ये पॉलिटिकल प्रेशर है ना वो नहीं करने देगा, कोई भी ऐसे नेता फ़ोन घुमा देगा, है ना। और जिसकी वजह से फिर स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है बाय ब्यूरोक्रेसी, फिर ऐसे धीरे धीरे काम होता रहता है और मिनिस्टर्स ओवर इंटरफेरेंस करते हैं। बट स्टिल इन अ डेमोक्रेसी दीज आर रिजॉल्व थ्रू रूल्स एंड डायलॉग्स। कुछ रूल्स होते हैं क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स हैं, अपनी अपनी अथॉरिटी है, अपना अपना काम है ना, या फिर डायलॉग्स के थ्रू जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है।
दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने पूरी देखी होगी। और ज़्यादा अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए हमारे चैनल के, अर्ली एक्सेस चाहिए वीडियोस का, तो आप अभी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही रीज़नेबल है और बहुत सारे लोगों ने कर ली है। और आप चैनल को सपोर्ट दिखा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके और अच्छे अच्छे कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडी और टेक।